नमस्कार। आइए हम आज एमए के पाठ्यक्रम में सम्मिलित भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र में 5वीं जो इकाई है लिपि, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा, उसके वहाँ पहुँच गए हैं। अतः हम आज अध्ययन करते हैं देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि से पहले सर्वप्रथम हम ये जानें कि लिपि क्या है। लिपि जो हम लेखन करते हैं, जिस भाषा को हम लेखनी में बद्ध करते हैं, वह लिखने का तरीका लिपि है। लिपि का विकास जाने तो हम ये बहुत पहले से देखते आए हैं कि हमारी भाषा का निर्माण लगभग 5000 वर्ष पहले का है और 2000 वर्ष तक ये बोलने के ही रूप में थी। इसीलिए वेदों के प्राचीन रूप को श्रुति शब्द कहा गया है। केवल सुनने के क्रम में ही एक दूसरे को कंठस्थ होती थी। धीरे धीरे विकास के क्रम में लेखन का तरीका आया और लेखन के जो नए नए तरीके थे उनके अंदर इसकी कई लिपियों का विकास हुआ, जिसका अध्ययन हम आज करते हैं। देखिए, भारत की प्राचीन लिपियों के अनुसंधान से यह तथ्य सर्वमान्य है कि खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियाँ प्राचीन, सबसे ज़्यादा अधिक प्राचीन और प्रसिद्ध लिपियाँ हैं। मौर्यवंशी राजा अशोक के शिलालेखों में हमें एक शहवाज गढ़ी और मनेसरा जो चट्टानें हैं, उनके ऊपर लेख खरोष्ठी लिपि में लिखे माने गए हैं, विद्वानों ने माना है। इससे यह स्पष्ट है कि यह लिपि ईसवी पूर्व की 3री शताब्दी में केवल भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत के आसपास अर्थात पंजाब और गंधार प्रदेश में प्रचलित थी। डॉक्टर खरोष्ठी लिपि का हम जो अर्थ मानते हैं ना, वो ऐसे कि खर के होठ के समान बहुत टेढ़ी मेढ़ी लिखी जाने वाली जो लिपि थी, उसको खरोष्ठी लिपि कहा गया। और उसके पश्चात लिपि आई, वह ब्राह्मी लिपि के अंदर मान्य हुई। और उसके लिए गौरीशंकर हीरा चंद ओझा डॉक्टर ने लिखा है कि ईरानियों के कितने ही चांदी के जो मोटे सिक्के थे, उन पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के एक एक अक्षर का ठप्पा लगा हुआ मिलता है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने 5वीं सदी के पूर्व के मिलते हैं और ब्राह्मी का प्रसार भारत के बाहर भी बहुत हुआ। इसके उत्तरी और दक्षिणी 2 शैलियों का विकास हुआ। उत्तरी जो शैली प्राचीन लिपि थी, खरोष्ठी और ब्राह्मी, और इसकी जो उत्तरी शैली थी और उत्तरी दक्षिणी 2 शैलियाँ थी, और उत्तरी शैली से इसका जो विकास हुआ था, उसमें हम 3 शैलियाँ हमारी आई। उनके अंदर थी प्रमुख गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी लिपि और शारदा लिपि। ये 4 लिपियों का विकास उत्तरी शैली से हुआ तथा दक्षिणी शैली से दक्षिण भारत की जो बोलियां हैं, जैसे तमिल, तेलुगु इत्यादि, उनका शायद विकास हुआ। तो ये जो विकास हुआ है हमारी शैलियों का, लेखन की तरीकों का, उसके अंदर ब्राह्मी लिपि से विकसित ये उत्तरी भाषा की जो उत्तरी क्षेत्र की जो शैलियाँ थी, उनके अंतर्गत इसका विकास हुआ है। अब हम देखते हैं नागरी लिपि जो है हमारी। ब्राह्मी लिपि से उत्तरी शैली का विकास जिन 4 रूपों में हुआ, उनमें नागरी लिपि पर्याप्त महत्व रखती है लेखन के अंदर, क्योंकि लगभग भारत में या आज विश्व में भी देवनागरी लिपि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा माना गया है। ये प्राचीन लिपि थी और इससे ही अधिकतर लिपियों का विकास इसी देवनागरी लिपि से हुआ है, ऐसा लगभग सभी ने माना है। कुटिल लिपि से लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी में प्राचीन नागरी लिपि का जन्म हुआ। यद्यपि यह नागरी उत्तर भारत की लिपि है, किंतु कहीं कहीं दक्षिण भारत में भी इसका प्रचार है। दक्षिण में इसका प्रसार है, वहाँ जो है वो नंदिन नागरी के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। आधुनिक काल के नागरी, देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी और महाराष्ट्रीय आदि लिपियाँ इसी प्राचीन नागरी से ही पश्चिमी रूप में विकसित हुई। और नागरी लिपि का मूल अर्थ क्या लिया जाता है, यह कहना निश्चित नहीं है।
कुछ लोगों ने ऐसी मान्यता है कि बौद्धों के प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की नागरी लिपि ही नागरी है, किंतु एक विद्वान है वार्नेट ने, उन्होंने लिखा है कि नागरी लिपि का जो नगर नाग लिपि से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। उन्होंने नागर ब्राह्मणों से भी इसका संबंध जोड़ा है और उसे कहा है कि नागरी लिपि का विकास नागर, इससे संबंधित हमें जो है कई मत मिलते हैं कि नागरी लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ, वह हम देखें तो किसी ने माना है कि गुजरात में एक नागर ब्राह्मण जो है उनके द्वारा इसका विकास हुआ, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया। या हम ये भी है कि एक प्रमुख मत यह भी है कि यह लिपि जो है वो प्रमुख रूप से नगर में प्रचलित थी, इसलिए नगर में होने के कारण इसे नागरी कहा गया। और इसका नामकरण के संबंध में ये भी है कि नाग लिपि जो थी पहले प्राचीन में, नाग लिपि ललित विस्तार के अंदर नाग लिपि मिलती है और उससे इसका विकास हुआ, इसलिए इसे नागरी लिपि कहा गया। और इसके पश्चात इसको ये भी कहा गया कि जो काशी है वह देवनगर के नाम से प्रचलित था, इसीलिए इसे देवनागरी, वहीं से इसका विकास हुआ, अतः इसको देवनागरी कहा गया। और इसी प्रकार से एक विद्वान है आर श्याम शास्त्री, उन्होंने माना है कि देवता की मूर्तियां बनाने से पूर्व सांकेतिक चिन्हों द्वारा उनकी पूजा होती थी और ये चिन्ह कई त्रिकोण और चक्रों आदि के बने हुए यंत्र आदि थे जो देवनगर में मिलते हैं और लिखे जाते थे। इसीलिए देवनगर के मध्य लिखे जाने के कारण अनेक प्रकार से इसके सांकेतिक चिन्ह जो है वो धीरे धीरे विकसित होकर अक्षर बन गए और ये देवनागरी की लिपि के रूप में विकसित हो गए। तो कई मत हैं देवनागरी लिपि के नामकरण से संबंधित कि इसका नाम कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन सब अपना अपना मत दे रहे हैं। लेकिन हम जो ये कह सकते हैं नामकरण के मूल में कहीं ना कहीं यह वजन रखता है कि उसका संबंध देवी देवता या ब्राह्मण या नागर या शिक्षित वर्ग से था और इसी कारण इसे नागरी लिपि कहा गया, जिसका अर्थ है नगर या सभ्य शिष्ट शिक्षित व्यक्ति जिसका उपयोग कर रहा है, जो लिखता था वह उनकी लिपि देवनागरी लिपि कहलाई। और यह संस्कृत इसकी भाषा थी और अतः यह माना जा सकता है कि जिस लिपि में सभ्य शिष्ट, संस्कृत शब्द सुसंस्कृत है ना, तो जो संस्कृत लोग थे वो जो लिखते थे उसे नागर लिखते थे और नागर लोग नागरी लिपि कहलाने की बात चल पड़ी थी। अगर हम इसके नामकरण में देखें तो यही मत हमारे सामने आता है कि विद्वानों द्वारा लिखी गई लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया। आगे हम चर्चा करते हैं देवनागरी लिपि के विकास की। देवनागरी का समय 8वीं से 9वीं सदी का माना गया है। 10वीं सदी में तो देवनागरी नाम प्रचलन में था, तब से लेकर अब तक देवनागरी की जो वर्णमाला है उसका पर्याप्त विकास हुआ और इस विकास की प्रक्रिया में अनेक संशोधन और परिवर्तन भी हुए, क्योंकि यह जो लिपि है वह अपने आप को हमेशा परिवर्तित करती रही विकास के साथ, इसीलिए यह परिवर्तनशील होने के कारण अपना हमेशा निखारती रही और निखारा हुआ रूप ही आज हिंदी के रूप में प्रचलित है लिपि के रूप में। पहले वर्णों का ऐसा माना जाता है कि पहले वर्णों के ऊपर शिरोरेखा नहीं हुआ करती थी और बाद में इसके अंदर शिरोरेखा आई, तो इससे पता लगता है कि क्रमशः धीरे धीरे ही अक्षर सुंदर से सुंदरतर बनते गए, क्योंकि प्रारंभिक जो शिलालेख वगैरह थे देवनागरी लिपि के उसके अंदर कहीं भी शिरोरेखा नहीं और बाद में ये शिरोरेखा लिखनी शुरू हुई। 14वीं शताब्दी के मध्य तक अनेक वर्ण आधुनिक वर्णों के से पर्याप्त भिन्न भी हमें कहीं दिखाई देते हैं। इस शताब्दी का अंत जो है होते होते हम इसका रूप बिल्कुल बदल गया और आजकल जो वर्णित प्रचलित वर्ण हैं वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर रूप में हमारे सामने है। नागरी लिपि के विकास में अंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 7वीं 8वीं शताब्दी तक एक अंक में पड़ी लकीर के रूप में था, एक सीधी लकीर के रूप में, लेकिन धीरे 2 अंक आड़ी 2 लकीर 3 के रूप में था। लेकिन बाद में हमने देखा कि इसके अंदर जो वर्ण है वो बिल्कुल अलग होते गए। हिंदी देवनागरी लिपि में
जो गणित के अंकों की संख्या है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की है, और आज जो हमारे सामने है वह भिन्न प्रकार की अंकों की संख्या है। तो यह शायद परिवर्तन का ही स्वरूप हमारे सामने है। देवनागरी लिपि का एक रूप प्राचीन नागरी से अब पर्याप्त भिन्न हो गया है। इसमें धीरे धीरे वैज्ञानिक तत्वों का भी समावेश हो गया। जैसे हमने देखा दूसरी भाषाओं के अनुसार जब जब जरूरत हुई इस लिपि ने अपना बदलाव स्वीकार कर लिया, और यह आज भी मान्य है, और इसीलिए यह वैज्ञानिक और मौलिक होती चली गई। देवनागरी लिपि पर जो है दूसरी लिपियों के भी पर्याप्त प्रभाव पड़े। इनमें फारसी और बंगला लिपि प्रमुख है, और इसके साथ ही मराठी, गुजराती और अंग्रेजी का प्रभाव भी इस पर आज बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जिसे हम इस रूप में देखें। देखिए, फारसी प्रभाव, देवनागरी लिपि पर पड़े प्रभावों में फारसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राचीन लिपियां थीं, और इसी प्रभाव के कारण जिह्वामूली जो ध्वनियाँ हैं, जिह्वामूली से मतलब है क ख ग घ, है ना, और फ ज, ये जो ध्वनियाँ हैं इनका विकास हुआ, शायद इसी के कारण हुआ। भोलानाथ तिवारी भी मानते हैं कि नागरी के नुक्ते या बिंदु का प्रयोग निश्चित रूप से फारसी लिपि के प्रयोग से ही आया है। फारसी लिपि मूलतः बिंदु प्रधान लिपि कही जा सकती है, कारण अनेक वर्ण जो है वो चिन्ह जैसे बे, पे, से, ते, ये है ना, दाल, जाल या स्वाद, ज्वाद, है ना, ये एक हम जो प्राचीन रूप में देखते हैं वो इस बिंदु के कारण आए। फारसी के प्रभाव से हिंदी में घसीट कर लिखने की पद्धति का भी धीरे धीरे विकास हुआ है, जो मध्यकाल के अंदर हमें दिखाई देता है कहीं कहीं लिखी हुई पुस्तकों के अंदर। आगे देखिए, बंगला लिपि का इसमें प्रभाव पड़ा है। बंगला लिपि शारदा लिपि का विकसित रूप है ऐसा माना जाता है, और इसके अंदर अक्षरों की गोलाई का जो प्रभाव है वह बंगला उसका हमारे इसके अंदर आया, क्योंकि पहले अक्षर चौकोर रूप में लिखे जाते थे और धीरे धीरे इसको सुंदर बनाने के रूप में गोलाई कर दी। मराठी का इस पर प्रभाव देखें तो अ का जो रूप है वह मराठी के प्रभाव के कारण आ गया। पहले अ वैसा लिखा जाता था, आप जाने तो प के ऊपर बीच में गोला लगा के लिखा जाता था अ, वो आज नहीं लिखा जाता। आज अ का बिल्कुल अलग रूप आ गया है। गुजराती लिपि का भी प्रभाव हम देखते हैं कि गुजराती लिपि में सिर पर रेखाएं नहीं होती, और पहले इस पर भी नहीं थी, लेकिन अब बाद में हमारे इस पर आ गई। अंग्रेजी का प्रभाव, देवनागरी और फारसी के तरह ही अंग्रेजी यानी रोमन लिपि का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और हम देवनागरी नहीं कहे बल्कि हमने कहा कि रोमन लिपि और देवनागरी लिपि लगभग साथ साथ ही प्रस्फुटित हुई लिपियां हैं, क्योंकि इनके लेखन में ज़्यादा अंतर हमें नहीं दिखाई देता। जैसे र देख सकते हैं, र लिखते हैं और उसके अंदर आगे एक डंडा ही है, वो र हो जाता है। इसी तरह हर ध्वनि एक प्रकार की लेखन के अंदर दिखाई देती है, तो ये एक साथ जन्मी हुई लिपियां हमें दिखाई देती है। तो इसकी कई चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे प्रभाव चंद्रकार का जो प्रयोग है ऑफिस, कॉलेज आदि का भी हम हिंदी के अंदर आजकल लगाने लगे। डॉक्टर, ये प्रभाव हम अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में अब लगा, क्योंकि परिवर्तन को देवनागरी लिपि स्वीकार हर पल करती चली गई। आजकल तो बिल्कुल जैसे पूर्ण विराम को भी आजकल डॉट लगाकर बदलने लग गए हैं। कई सारे परिवर्तन अब तक होते चले गए। इस प्रकार से स्वरूप और जो देवनागरी का है वह हमने इसके अंदर देख लिया है। इसकी जो ध्वनियाँ हैं वो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और अंतस्थ और ऊष्म स्वरों के रूप में हमें दिखाई देती है। लेकिन ये भी यहाँ एक देखें तो इसके अंदर 48 चिन्ह हैं और इसमें 14 स्वर हैं, है ना, और 34 मूल व्यंजनों के रूप में ये दिखाई देती है हमें। स्वर और व्यंजनों का अलग अलग रूप है। मात्राओं के रूप में स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर एक अलग चिन्ह का निर्माण करते हैं। ये देवनागरी लिपि का ही जो है स्वरूप है। अन्य किसी लिपियों में यह नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्वर और व्यंजन का मेल केवल देवनागरी लिपि में ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि देवनागरी लिपि जो है वो बहुत ही सुंदर लिपि है। अब हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे देवनागरी लिपि का जो मूल विशेषताएं हैं वो क्या हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद।